नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। उसी क्रम में आज हम आपको जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे आपका बीडीओ का या लेखपाल का फिर से आने वाली है वैकेंसी 2023 में आ जाएगी। ये जो दूसरा पेट के आधार पे, और बीडीओ की भी वैकेंसी आएगी, और 2018 की जो बीडीओ है तो उसमें ध्यान दीजिए कि हिंदी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका मैथ ठीक है, रीजनिंग सही है या आपका जीएस ठीक है, अगर हिंदी नहीं ठीक है तो ये मान के चलिए कि आपको सिलेक्शन देने में कहीं न कहीं आपको दिक्कत ज़रूर होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों को जो है हिंदी जो हिंदी साहित्य के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, जो बार-बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। जैसे सुपर टेट हो गया, बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया, जीडी हो गया, या पुलिस के पेपर में बार-बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ठीक है, देर न करते हुए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, मतलब हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, या फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसकी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। आइए जानते हैं फ्रेंच भाषा के बारे में थोड़ा सा। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक एक विदेशी फ्रेंच, ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था ये फ्रेंच विद्वान ने लिखा था। ये फ्रेंच का निवासी था, और इसने एक विदेशी फ्रेंच विद्वान था, और इसने जो है एक रचना की, ये इसका जिसका नाम था गारसा द तासी। गारसा द तासी जो फ्रेंच विद्वान था। देखियो, इस विद्वान का नाम ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। इस विद्वान का नाम है गारसा द तासी। गारसा द तासी 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 तासी, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, तासी। तो जो विद्वान था, ये विद्वान कहाँ का था? फ्रेंच का था, और इसका नाम क्या था? गारसा द तासी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में, ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिसे बोलते हैं इस्तवार। इस्तवार द ला लिट रा तीर लिटरेचर इंदुई इंदुई ए हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। लेकिन फ्रेंच भाषा में किसने लिखा था? एक विद्वान थे जिसका नाम था गारसा द तासी। ये रहने वाले फ्रेंच के थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर इंदु ए हिंदुस्तानी, या हिंदुस्तानी भी इसको बोलते हैं, नामक ग्रंथ में लिखा। अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों और कवियत्रियों के परिचय दिया है। इन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा या उर्दू भाषा के बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनका इन्होंने जो है का मतलब कि अनुवाद किया है। अपने ग्रंथ में अंग्रेजी उर्दू भाषा के कवियों का उन्होंने उल्लेख किया है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड का की प्रकाशन भूमि थी। ध्यान दीजिएगा, भूमि थी, यहाँ पे है भूमि थी। हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या थी? आइए जानते हैं। अब इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। पहला चलिए दे दिया है दिल्ली, मान लीजिए पहला दिया है दिल्ली, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद
बाद। तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता। कलकत्ता। चौथा ऑप्शन है बनारस। तो हिंदी हिंदी का पहला पत्र उदंड मातन का प्रकाशन भूमि कहाँ थी? तो दिल्ली था कि इलाहाबाद था कि कलकत्ता था बनारस? तो आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। ध्यान दीजिएगा, पत्र पत्रिकाओं का संबंध सीधे जन जागरण से है। जन जागरण को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेना पड़ता है। उन दिनों जन जागरण का केंद्र कलकत्ता नगर था। मतलब कि जो उदंड मार्तंड जो प्रकाशित होता था वो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ वहीं से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी पत्रकारिता का आरंभ वहीं से हुआ है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ध्यान दीजिएगा, 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। जो ये उदंड मार्तंड है, एक कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। यह साप्ताहिक पत्रिका था। कैसी थी ये? ये साप्ताहिक पत्रिका थी, मतलब हर सप्ताह ये पत्रिका निकलती थी। साप्ताहिक पत्रिका थी। क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान दीजिएगा, अनाम दास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी इस रचना का कथा सूत्र छंदोग और वृद्धनायक उपनिषदों में विद्यमान है। इसमें लेखक ने समाज में भोग व योग, जो हजारी प्रसाद योगी हैं, इन्होंने समाज में जो भोग, ध्यान दीजिएगा, समाज में भोग व योग, भोग व योग का संतुलन पर बल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य औपन्यासिक कृतियां मैं आपको और बता दूं। अन्य कृतियां लिख सकते हैं, अन्य कृतियां, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य कृतियां जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, पुनर्वा, ये वो हैं जो पेपर में पूछते हैं, और भी हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं। तो अन्य कृतियां में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और हजारी प्रसाद की थी ये अनाम दास का पोथा। ये आपका जो है कृतियां हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादक भार ग्रहण किया गया था। तो आइए जानते हैं, 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला गया था, यह ग्रहण किया गया था 1903 ईस्वी में। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। तो ध्यान दीजिएगा, सरस्वती पत्रिका, जो सरस्वती पत्रिका है, संपादन जो है इसका ये 1903 में भार ग्रहण किया। और 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और सन 1920 तक
उसका संपादन करते रहे। मतलब 1903 में संपादक बने, 1920 तक क्या किए, संपादक करते रहे। और ये कवि, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक एवं सफल संपादक भी थे। कैसे थे ये? आलोचक थे, ध्यान दीजिएगा, आलोचक, निबंधकार, निबंधकार, अनुवादक, अनुवादक भी थे ये, अनुवादक एवं सफल संपादक थे। इनके द्वारा अनुदित तथा मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या 80 के लगभग है। इनकी मौलिक काव्य रचनाओं में काव्य, मंजूषा, मतलब इनकी जो मौलिक काव्य रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब मूल इनकी काव्य रचना मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मौलिक काव्य रचना या काव्य, मौलिक काव्य लिख दे रहा हूँ, मौलिक, मौलिक काव्य, मौलिक काव्य में है क्या, आइए जानते हैं। काव्य मंजूषा क्या है? काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा और सुमन, सुमन, कान्य को, कान्य, कान्य कुब्ज, कान्य कुब्ज, अबला, विलाप आदि हैं, विलाप आदि। और ध्यान दीजिएगा, ये काव्य अबला विलाप आदि है। अनुदित काव्य कृतियों में गंगा लहरी, ऋतु तरंगणी, ध्यान दीजिएगा मैं इसे लिख दे रहा हूँ, अनुदित में मतलब कि अनुवादक और अनुदित काव्य में इनका, अनुदित काव्य में कृतियों में गंगा लहरी, ऋतु तरंगणी और कुमार संभवसार आदि को विशेष महत्व दिया गया है या प्राप्त है। ठीक है। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं रंगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा इनमें से क्यों नहीं, क्यों कोई नहीं। क्यों? क्योंकि नीला चांद, जो नीला चांद के उपन्यास के लेखक हैं वो शिव प्रसाद सिंह हैं। कौन है? ध्यान दीजिएगा, नाम है इनका शिव प्रसाद सिंह। क्या है? शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद के जो उपन्यास है इनके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इनकी और भी मैं अन्य रचनाएं बता दे रहा हूँ, एक दो और हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अन्य रचना है जैसे कि अलग अलग हैं, इसमें एक वैतरणी है, वैतरणी, वैतरणी एवं कह सकते हो गली, गली आगे मुड़ती है, गली आगे मुड़ती है, गली आगे मुड़ती हैं नामक कृतियां भी शिव प्रसाद सिंह की हैं। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, समकालीन कविता। तो ध्यान दें, नागार्जुन जो है प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि हैं। आइए जानते हैं नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन प्रगतिवाद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक, इनका जो वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र था, वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली
में ये यात्री नाम से लिख रहे हैं और साहित्यिक हलकों में बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी काव्य कृतियाँ हैं युगधारा। इनकी काव्य कृतियाँ इम्पोर्टेंट हैं। काव्य कृतियाँ, इनकी काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, युगधारा, प्यासी पथराई, प्यासी पथराई, आंखें, सतरंगे, सतरंगे, पंखों वाली, पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, तालाब की मछलियाँ, तालाब की मछलियाँ, भस्मांकुर, भस्मांकुर, भस्मांकुर तथा उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, एक रतिनाथ की चाची भी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रतिनाथ की चाची, बलचनामा है, नए पौधे या नए पौधे, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतिया और जमन्या का बाबा प्रमुख हैं तो बहुत भी, लेकिन है क्या कि मैंने आपको इसे बता दिया। अगर आप लिख कर कहेंगे तो मैं लिख भी दूंगा, जैसे भास्कर तक मैंने लिखा है, चलिए और बता देना। तथा उपन्यास में एक और है इनके, रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची की चाची, बलचनामा, एक बलचनमा है, बलचनमा, बलचनामा, नए नए पौधे, नए नए पौधे, पौधे, ठीक है। ये वो हैं जो पेपर में पूछता है, बताने के लिए, जानने के लिए तो बहुत कुछ पूरा इतिहास बचा हुआ है, हमें तो उतना ही जानना है जितना हमारे काम का है। राहुल संकृत्यान की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो राहुल संकृत्यान की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। आइए जानते हैं। राहुल संकृत्यान की आत्मकथा 5 खंडों में है या विभाजित है। मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित है। इनमें पहले 2 खंड उनके जीवन काल में क्रमशः 1946 और 1947 में प्रकाशित हुई तथा शेष 3 खंड का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ। ध्यान दीजिएगा, राहुल संकृत्यान जो थे उनके जो खंड हैं, खंड कृतियाँ हैं, एक 1946 में, एक 1947 में प्रकाशित हुई। ये 5 खंड थे जिनमें 2 1946, पहला 1946 में, 1947 प्रकाशित हुआ। बाकी जो 3 थे खंड काव्य वो उनके मतलब मरने के बाद प्रकाशित हुए तथा शेष 3 खंडों का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1967 में हुआ। कब हुआ था? 1967 ईस्वी में हुआ था। ये जब ये प्रकाशित जब हुआ था कि जब जीवित थे, जब ये जीवित थे, मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए 3 खंड। टोटल कितने खंड थे? 5 खंड थे। 5 खंड, 5 खंड थे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये 1967 में तीसरा खंड हुआ। इन विभिन्न खंडों में राहुल के जीवन के 63 वर्षों का प्रमाणित ब्यौरा प्राप्त होता है। मुहावरेदार भाषा में लिखी गई इस कृति में उनकी मायावरी, विद्यावसनी एवं विद्रोही वृत्ति साकार हो उठी हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं लोकप्रिय
कवि हरिवंश राय बच्चन की है। ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो लोकप्रिय कविता है, ये रचना है, ये हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की ये जो है कृति है। क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है। इनकी आत्मकथा में के अन्य भाग नीट का निर्माण है, और एक है इनका बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक में है। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1933, 1934, 1935, 1936। तो प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म लमही में सन 1880 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1880 में लमही लमही स्थान पर हुआ था, तथा उनकी मृत्यु 1936 में हुई। मृत्यु जो हुई इनकी, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। बचपन का नाम, बचपन का जो नाम था वो था धनपत राय। क्या था? धनपत राय मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का नाम था। जो मुंशी प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। इनके द्वारा लिखित उपन्यासों में प्रमुख है, देखिए जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, मुंशी प्रेमचंद, ये भी जान लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनकी रचनाएं जरूर पूछता है पेपर में। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, इनकी जो रचनाएं हैं, चलिए मैं इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक है गोदान। कौन है? गोदान। गोदान है, सेवा सदन है, सेवा सदन, कर्म भूमि, कर्म भूमि, रंग भूमि, कर्म भूमि, रंग भूमि, कर्म भूमि, रंग भूमि, और कौन सी है इनकी? गबन भी नहीं की है। गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान, कायाकल्प, इनके कहानी संग्रह में सप्त सुमन, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम सदन, मनसरोवर के 8 भाग हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 भाग हैं जो प्रमुख हैं नाटकों में। संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला, निबंधों में कुछ विचार, साहित्य का उद्देश्य प्रमुख है। इन्होंने माधुरी मर्यादा, हंस जागरण आदि पत्रों का संपादन भी किया था। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है ईलाचंद जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। हिंदी कहानी साहित्य की माई स्टोन उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसके लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। प्रथम महायुद्ध की पृष्ठभूमि की को लिखी गई यह कहानी
रचना शिल्प की दृष्टि से अपने से बहुत आगे की रचना है। गुलेरी जी ने मतलब कि आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्र गुलेरी जी की अन्य दो कहानियां हैं। इनकी मैं आपको दो कहानियां और बताता हूँ चंद्र शर्मा गुलेरी की। एक तो इनकी है बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन। सुखमय जीवन। जो सुखमय जीवन है 1911 में आई थी। केवल 3 कहानियों के माध्यम से ही गुलेरी जी हिंदी कहानी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया था। निम्न में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान दीजिएगा, ललित निबंधकार नहीं है, तो आंसर होगा रामविलास शर्मा। आइए जानते हैं इनके बारे में। कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय विद्यानिवास मिश्र एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं। ये कैसे हैं? कुबेरनाथ और विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद ये कैसे हैं? ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकार हैं। जबकि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। जो ये रामविलास शर्मा है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, रामविलास रामविलास शर्मा कैसे हैं ये मार्क्सवादी हैं। मार्क्सवादी आलोचक हैं। आलोचक हैं और उन्होंने मार्क्सवादी आलोचना से प्रभावित प्रगति और परंपरा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य आदि निबंध संग्रहों की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध हैं अशोक के फूल। ध्यान दीजिएगा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके ललित निबंधकार में मैं लिख दे रहा हूँ। ललित निबंधकार अशोक के फूल। अशोक के फूल, विचार और वितर्क। विचार और वितर्क। विचार और वितर्क। कल्पलता। कल्पलता। विचार प्रवाह। और कुटच। और कौन सा है? कुटच। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध है। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह और कुटज। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध हैं, मतलब ये विद्यानिवास आपका जो तीसरा विकल्प था, ये विद्यानिवास मिश्र के जो ललित निबंधकार हैं। आइए विद्यानिवास जी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। चितवन और छां, यह है विद्यानिवास मिश्र के हैं। चितवन की छां। चितवन की छां। तुम चंदन हम पानी।
तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, आंगन का पंछी, और बंजारा, और बंजारा, और बंजारा मन। मैंने सील पहुंचाई, मैंने सील पहुंचाई, मैंने सील पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आदि। विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र की तरह कुबेर नाथ भी हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्थान के ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख जो निबंध संग्रह हैं, ये आपके कुबेर नाथ राय, मतलब ऑप्शन नंबर बी के बारे में। इनके ललित निबंधकार कौन कौन से जान लेते हैं कुबेर नाथ जी के बारे में। कुबेर नाथ मिश्र, इनमें है संग्रह प्रिय, संग्रह प्रिय, नीलकंठी, रस अखेटक, रस अखेटक, गंधमादन, गंध मादन, विषाद योग, विषाद योग आदि। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम लोग और पढ़ लेते हैं। निम्न, देखिए क्वेश्चन ये था आपका, ये आपका क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। तो आपका आंसर हुआ था रामविलास शर्मा। इसका मतलब कुबेरनाथ, विद्यानिवास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये ललित निबंधकार हुए, तो रामविलास शर्मा नहीं हुए। तो ललित निबंधकार में ध्यान दीजिएगा, रामविलास शर्मा ये मार्क्सवादी आलोचक थे, ये ललित निबंधकार नहीं थे, ये मार्क्सवादी आलोचक थे। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पतरा, विचार प्रवाह, कुटच, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंध है। अब विद्यानिवास मिश्र, कौन विद्यानिवास मिश्र के बारे में जानते हैं। विद्यानिवास मिश्र चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सील पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये सारी जो है विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं हैं। ललित निबंध के अंतर्गत ये आते हैं। फिर आता है कुबेर नाथ मिश्र, कुबेर नाथ मिश्र की है संग्रह प्रिय, नीलकंठी, रस अखेटक, गंधमादन, विषाद योग। तो ये सारे जो थे कुबेर नाथ मिश्र जी के थे, ये हमने आपको पूरा बताने का पूरा भरपूर प्रयास किया है। दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।